किसी भी राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सैन्य क्षमता का बेहतर होना पहली प्राथमिकता है। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि जल, थल और वायु सेना के साथ साथ अंतरिक्ष सैन्य पर भी पहल की जाए, ताकि किसी विदेशी बर्बरता का जवाब भारत माकूल तरीके से दे सके। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम अंतरिक्ष की सैन्यकरण करने की पहल पर बात करेंगे। साथ ही देखेंगे कि इससे क्या जुड़े हुए मुद्दे हो सकते हैं और इसका वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए, जैसा कि टॉपिक भी आप देख रहे हैं, अंतरिक्ष का सैन्यकरण और सशक्तिकरण। देखिए, इसमें दो शब्द है, दो टर्म है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। जहां पहला है सैन्यकरण की बात की जा रही है, वहीं दूसरा सशस्त्रीकरण की बात की जा रही है। चलिए, तो अब इस टॉपिक पर चलते हैं हम और देखते हैं कि इससे जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं। उससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए एक प्रैक्टिस प्रश्न लाते हैं और आज का प्रश्न जो है इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले प्रश्न देखिए, बाह्य अंतरिक्ष संधि यानी कि आउटर स्पेस ट्रीटी की बात की जा रही है। इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उस कथन पर आपको विचार करना है और उसका क्या सही जवाब हो सकता है वह आपको ढूंढना है। कथन देख लेते हैं। इस संधि के अंतर्गत चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों, देखिए चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों का उपयोग सभी देशों द्वारा, यहां देखना है, जब भी इस तरह के शब्द आए, मैं बार बार कहता हूं सभी, केवल इस तरह के, तो सभी देशों द्वारा विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। पहला स्टेटमेंट है, यह संधि बाह्य कक्षा में जनसंहारक हथियारों की तैनाती पर क्या करती है, रोक लगाती है। कौन? आउटर स्पेस ट्रीटी की बात कर रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट है भारत के संदर्भ में कि भारत इस संधि का क्या एक पक्षकार देश है। ऐसी बात की जा रही है कि आपको ढूंढना है कि क्या भारत एक पक्षकार देश है। ये तीन कथन हैं। इस तीन कथन के आधार पर आपको सही जवाब ढूंढने हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भी विकल्प आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख करके अपना मत दीजिए। अब इस टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं कि यह मुद्दा जो है सुर्खियों में क्यों है। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे CDS जो हैं अभी के जनरल अनिल चौहान है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। द हिंदू न्यूज़पेपर का एक कटिंग आपके सामने यहाँ है। वी आर सीइंग मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, स्टडी प्रोग्रेस वेपनाइजेशन, CDS के द्वारा यह कहा गया है। तो इनका जो अब पूरा स्टेटमेंट है, इसके बाद चर्चा में चीजें आ गई है। यह मसला यही नहीं रुकता है। DRDO के जो चीफ हैं, यहाँ तक ये बात पहुँचती है और ये बात पहुँच जाती है कि क्या भारत अंतरिक्ष में सैन्यकरण करने के लेकर के इच्छुक है, भारत की क्या पहल है, अभी तक भारत ने क्या काम किया है, दुनिया के अलग देश इस मुद्दे पर क्या क्या कर रहे हैं। तो इसी को आधार बनाते हुए हम इस टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए, महत्वपूर्ण बिंदु सबसे पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि यह चर्चा अब चली है तो इसके सभी आयाम को देखते हुए हम देखते हैं सबसे पहले कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA और चीन और रूस, ये 3 देश हैं जिनके बीच जो है स्पेस में अधिकार करने का, वर्चस्व की लड़ाई लगातार चलती आ रही है। यहाँ ये क्या कर रहे हैं कि जो अंतरिक्ष का बाह्य क्षेत्र है वहां पर सैन्यकरण और सशस्त्रीकरण करने की लगातार कोशिश ये करते रहे हैं। अब जब इस तरह से देखिए, जब महाशक्ति की बात आती है तो निश्चित तौर पे USA, चीन, रशिया का नाम आता है, लेकिन आज जब हम 21वीं सदी में हैं तो भारत को आप इससे बाहर नहीं कर सकते। भारत की जो आज क्षमता है, चाहे उसका सामरिक महत्व हो या उसकी अवस्थिति के वजह से जो इसकी महत्ता हो, लगातार बढ़ती जा रही है। तो भारत भी अब इन चीज़ों में पीछे नहीं रह सकता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत बाह्य अंतरिक्ष में हो रही गतिविधियों पर ध्यान रख रहा है। अब समझते हैं सबसे पहले कि अंतरिक्ष का सैन्यकरण होता क्या है, क्यों हम इस तरह की बातें कर रहे हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई है। देखिए, थल, समुद्र और वायु यानी कि 3 तरह की सेनाएं होती हैं। जैसा कि परंपरागत तौर पर आप जानते हैं, एक तरह की सेनाएं जो थल पे काम करती है यानी कि आर्मी की बात कर रहे हैं, दूसरा नेवी की बात करते हैं जो समुद्र की प्रहरी जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है वायु सेना। तो इस 3 तरह की सेना जो है अभियानों में समर्थन के लिए, इनके जो भी अभियान होंगे, इनको और कुशलता प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है, ताकि अंतरिक्ष का उपयोग करके इन सेनाओं को अच्छे से सपोर्ट दिया जा सके। यहाँ पर समझ लीजिए कैसे सपोर्ट दिया जा सकता है अंतरिक्ष के द्वारा, जैसे कि कमान का, नियंत्रण का, संचार का, निगरानी का और टोही गतिविधियों
मतलब समझिए, यहाँ कमान को लेकर के बात कर रही है कि यहाँ पर मान लीजिए थल सेना है या वायु सेना है, तो कहाँ पर दुश्मन छुपे हुए हैं, उसके हथियार कहाँ पे हैं, उसका जो बेस है आर्मी का बेस वह कहाँ है, सैटेलाइट के माध्यम से इसका हम सही लोकेशन ढूंढ सकते हैं। तो यदि यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाए आर्मी को या एयरफोर्स को, तो युद्ध के समय में यह काफी कारगर होगा। यहाँ समझिए एक शब्द है टोही गतिविधि। टोही गतिविधि का मतलब है जासूसी करने को लेकर के। तो अंतरिक्ष के माध्यम से बिना उस देश में गए हुए आप, मतलब हमारे देश का कोई एजेंट मान लीजिए दूसरे देश में जा भी नहीं रहा, लेकिन हम अंतरिक्ष के माध्यम से वहां उस देश की गतिविधियों पर नजर भी रख सकते हैं। तो इस तरह की बातें की जा रही है। अब यहाँ दो बातें जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अंतरिक्ष का सैन्यीकरण की बात मैंने कहा, और दूसरा मैंने कहा कि अंतरिक्ष का वेपनाइजेशन हो गया है। तो इस दोनों ही बातों में फर्क है। वेपनाइजेशन का क्या मतलब होता है उसे जरा डिटेल से देखिए। ऐसे अंतरिक्ष आधारित उपकरण, यानी कि जो अंतरिक्ष आधारित उपकरण होगा, डिवाइस होगा, को कक्षा में स्थापित करना जिससे विनाशकारी क्षमता हो, यानी कि उसमें ऐसा डिवाइस होगा जिसे आप ऑर्बिट में हम लगा देंगे, वहीं पे उससे सेटल कर देंगे, और उसमें इतनी क्षमता होगी उस हथियार में कि वह किसी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सके। अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण के माध्यम से बाहरी अंतरिक्ष स्वयं युद्ध क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि इस स्थिति में क्या होगा, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यूएस हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, भारत भी उस तरफ बढ़ रहा है, तो इस वजह से क्या होगा कि बाकी देशों के बीच भी होड़ लगेगी। तो जो आज युद्ध देख रहे हैं, भूमि पर सीमाओं पर लगातार तनाव बनता जा रहा है, वह एक दिन संभव है बाहरी अंतरिक्ष के क्षेत्र जो है वहां भी यह युद्ध क्षेत्र में यह जगह तब्दील हो जाएगा। यहां समझिए, जैसे दुश्मन के उपग्रहों पर हमला करना, कि मान लीजिए पाकिस्तान और भारत के बीच बहुत मधुर संबंध नहीं है, तो भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच कभी जब तनाव बढ़ जाए तो संभव है भारत सरकार या पाकिस्तान की सरकार दोनों एक दूसरे के खिलाफ, संभव है अंतरिक्ष में ही एक दूसरे के सैटेलाइट पे अटैक कर दे, एक दूसरे के मिसाइल लॉन्चर को तबाह करे, एक दूसरे के मिसाइल पे अटैक करे। इस तरह की स्थिति की जा सकती है। इसके इरादे से कक्षीय या उपकक्षीय उपग्रहों की नियुक्ति दुश्मन के उपग्रहों से भेजे गए संकेतों को जाम भी किया जाता है, क्योंकि जो सैटेलाइट वहां लगा है वह हमें इंफॉर्मेशन देता है, वह हमें लोकेशन बताता है, ठीक, वहां से सटीक जो है इमेज भेजता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस को मिल रहा है, जो हमारा स्पेस सेंटर है उसे दिया जा रहा है सैटेलाइट के द्वारा, तो संभव है कि हम इस तरह के जो हथियार है उसका इस्तेमाल करके इस सिग्नल को बीच में ही जाम कर दे, उसका संबंध जो है स्पेस जो स्टेशन है उससे तोड़ दे, और इस तरह से उस देश को हम नुकसान करने का काम कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजों की बारंबारता बढ़ सकती है। बाह्य अंतरिक्ष के सैन्यीकरण और सशस्त्रीकरण की अवधारणा कहां से आई थी, पहले इसकी शुरुआत कहां से देखी गई उसे समझिए। देखिए, इसकी शुरुआत जो होती है 1980 के दशक से मानी जाती है। तब क्या हुआ, सामरिक रक्षा पहल को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टार वार्स कार्यक्रम के रूप में इसे शुरुआत इसका किया गया। उसमें क्या हुआ कि बड़ी संख्या में जो है उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना एक लक्ष्य रखा गया। दूसरा, इसका एक पॉइंट समझिए, यह क्यों कहा गया कि उपग्रहों को बड़ी संख्या में कक्षा में स्थापित कीजिए, ताकि दुश्मन की मिसाइलों के प्रक्षेपण का पता लगाकर उन्हें मार गिराया जा सके। तो इसके लिए क्या हुआ, स्पेस में वेपनाइजेशन हुआ, बारंबारता इसकी बढ़ी, और उसके बाद बाकी देशों ने भी इसका अनुसरण किया। अब यहाँ पर समझ लीजिए, जैसा कि हम बात करते आए हैं कि अंतरिक्ष का वेपनाइजेशन क्यों किया जा रहा है, क्या इसकी जरूरत है, उसको समझ लीजिए। युद्ध के सभी मोर्चों पर सैन्य वर्चस्व स्थापित करने की एक इच्छा सभी राष्ट्र के मन में हो सकती है कि हमारे पास जो है मिलिट्री पावर बहुत अच्छा है, हमारा जो है नेवी का पावर बहुत अच्छा है, एयरफोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन आज जो है स्पेस वॉर की बात की जाती रही है, तो हम स्पेस वॉर में भी कहीं पीछे ना रह जाए। तो जितने भी महाशक्तियां हैं, सुपर पावर्स हैं, उनके बीच जो है वर्चस्व की लड़ाई बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, अंतरिक्ष वर्चस्व युद्ध के अन्य क्षेत्र जैसे कि समुद्र, वायु और भूमि का एक पूरक माना गया है, जिसकी चर्चा मैंने पहले कहा है कि आज जो है युद्ध जो एक्सटेंडेड फॉर्म में चला गया है। आपको यदि प्राइम मिनिस्टर का कुछ समय पहले का एक स्पीच याद होगा तो उन्होंने कहा था कि डेटा इज न्यू फ्यूल। तो अब जो है डेटा इस नए जमाने का एक ईंधन है, और डेटा प्राप्त करने का एक बड़ा जरिया जो है वो सैटेलाइट होता है। तो वहां पर उसकी सुरक्षा
सुरक्षा भी जरूरत है उस सैटेलाइट की और अपना वर्चस्व दिखाने की भी जरूरत हो जाती है। तो इस वजह से एक वर्चस्व की लड़ाई होगी, एक देश दूसरे देश से होड़ में शामिल हो जाएगा कि कौन आगे बढ़ता है। इसके हानि क्या क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, उसे समझिए। यहाँ पर समझिए कि अगर इस तरह की चीजें होती है, मान लीजिए एक देश दूसरे देश के संकेतों को जैम कर देता है, तो या फिर वहाँ स्पेस वार की स्थिति हो जाती है। इस स्थिति में क्या होगा कि हमारे जो वैज्ञानिक इनोवेशन करते हैं, इस क्षेत्र को लेकर के रिसर्च करते हैं, उसका दायरा काफ़ी सीमित होगा, उनके कामकाज पर असर पड़ेगा और फिर फाइनली क्या होगा, पूरी तरह से जन कल्याण के कामों पर असर पड़ेगा। मान लीजिए जैसे कि मैं एक उदाहरण देकर के बताऊं कि मौसम का पूर्व अनुमान आप कैसे जानते हैं, अंतरिक्ष से भेजे गए जो कुछ जानकारियां हैं उस सैटेलाइट की वजह से, इसी वजह से हम समझ पाते हैं। अब यदि मान लीजिए कोई देश, और भारत की संदर्भ में बात करें तो भारतीय कृषि पूरी तरह से मानसून आधारित कृषि है, आप जानते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा किसी देश से अनबन हो गया, मान लेते हैं चीन से हो गया, और चीन क्या करे, स्पेस में जो है वहां पर हमारा जो सैटेलाइट है उसे डिस्टर्ब कर दे और वो हमारे जो स्पेस सेंटर हैं, यहाँ पर जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनको सही इंफॉर्मेशन फिर उस सैटेलाइट से ना मिले। इस स्थिति में क्या होगा, हम अपने किसानों को मौसम का पूर्वानुमान नहीं बता पाएंगे, ठीक है, और इस परिस्थिति में बहुत ज्यादा जान माल की क्षति भी हो सकती है। बाढ़ की समस्याएं में ऐसा हो सकता है। आर्मी अगर किसी जगह पर जाती है और वहां पर मान लीजिए नक्सलाइट मूवमेंट होता है, गुरिल्ला युद्ध नक्सली करते हैं, तो आर्मी को सही जानकारी नहीं मिलेगा। तो इन सब वजहों से काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वैज्ञानिक और वाणिज्यिकरण की जो बात है, जो इनोवेशन है, रिसर्च है, उसको काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है इस चीज से। दूसरी जो एक बात की जा रही है, पर्यावरण को लेकर के हम सब सचेत हैं, तो उसी के संदर्भ में इसका एक्सटेंडेड फॉर्म बात किया जाता है कि जब आप इस तरह का काम करेंगे तो अंतरिक्ष में मलबे की स्थिति काफ़ी उत्पन्न हो जाएगी, वहाँ पर कचरा काफ़ी हो जाएगा और वह हमारे लिए बहुत बेहतर नहीं होगा। कक्षाओं पर एकाधिकार होगा, क्योंकि जब इस तरह की बात करेंगे तो वो पुरानी एक कहावत सुनी होगी आपने कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो यही स्थिति यहाँ होगा कि स्पेस में जो ताकतवर होगा वही उस ऑर्बिट पर पूरा राज करेगा। तो बाकी देश का क्या होगा, बाकी देशों की स्थिति कैसी चलेगी। एंटी सैटेलाइट मिसाइलें जो है बाह्य अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट कर सकती हैं। आपको मैं आगे बताऊंगा कि भारत ने भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया है। तो ठीक है, एक चीज़ें जो है यहाँ पर इसकी भी समस्या बनी रहेगी और संचार प्रणाली में बाधा तो आएगी, क्योंकि अभी जो जितना चीज़ चल रहा है वो संचार प्रणाली में का एक महत्वपूर्ण, अभी जितनी बातें हम अपने जीवन में करते हैं उसमें संचार प्रणाली का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो भी देश का वर्चस्व इसमें होगा, किसी भी दुश्मन देश के संचार प्रणाली को वह बाधित करना जरूर चाहेगा। अब जरा समझते हैं इस चीज को कि अंतरिक्ष शक्ति की दौड़ में भारत कहाँ स्थित है। निश्चित तौर पर जहाँ के अभी हमने देखा भी CDS का बयान, तो भारत को लेकर के अब जरा बात कर लेते हैं कि भारत इसके लिए कितना तैयार दिखता है। देखिए, कहानी शुरू होती है वर्ष 2019 से और यहाँ पर रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि DSRO और रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि DSA की स्थापना की गई थी। स्थापना का उद्देश्य रखा गया था कि निश्चित तौर पर भारत को इस क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में अव्वल देशों की श्रेणी में लाकर के खड़ा कर देना है। यहाँ पर देखिए, इंड स्पेस एक्स की बात की जा रही है। इसका आयोजन जो है भारत द्वारा पहला सिमुलेटेड स्पेस वॉरफेयर अभ्यास के रूप में किया गया था। और एक जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वह है मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति को सही से समझ लीजिए, क्योंकि UPSC की नज़र यहाँ पड़ती है, तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। मिशन शक्ति क्या है? एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट है। अब समझ लीजिए कि भारत में, जैसा कि आप देख रहे हैं, द एंटी सैटेलाइट मिसाइल लिफ्टिंग ऑफ ऑन 27 मार्च 2019 फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड एज पार्ट ऑफ मिशन शक्ति, इसकी बात की गई है। तो भारत इस प्रयोग के बाद उन कुछ देशों में शामिल हो गया है जिसने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया है। वह कुछ देश कौन से हैं? तो एक है अमेरिका, दूसरा है US और तीसरा है चीन और चौथा देश दुनिया का बना है भारत। तो जैसा कि मैं कहता भी रहा हूं कि महाशक्ति की दौर में अब आप भारत को पीछे नहीं रख सकते हैं। तो भारत हर चीज़ में चाहता है कि हम अपनी जो पहुँच है वह बनाते रहें। उसके बाद वर्ष 2020 की बात कर लेते हैं। 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी अभिकर्ता को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी इन स्पेस का निर्माण किया गया। और इसका क्या किया गया?
निजीकरण कर दिया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर इनवाइट किया गया है। सैन्यीकरण का वैश्विक परिदृश्य जरा देख लेते हैं और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, यूं तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में कुछ बातें बता देता हूं ताकि आपके लिए अगर यहां से कुछ बातें आए तो आपको नुकसान ना उठाना पड़े। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो स्पेस फोर्स नामक सैन्य विभाग इसने गठित ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। दूसरा, अगर रूस की बात करें तो अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स की तैनाती की गई है, यानी कि यह भी पुलिस की तैनाती कर चुकी है, स्पेस कॉर्प्स जिसको कहेंगे अब। फ्रांस ने वर्ष 2021 में अपना पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स आयोजित किया था, यानी कि ये लोग ऑलरेडी बहुत सारे काम इस क्षेत्र में कर चुके हैं। और चीन की बात करते हैं तो चीन की तो आप जानते हैं कि विस्तारवाद नीति से सभी त्रस्त है। यहाँ पर जितने भी इसके पड़ोसी देश हैं उसके साथ इसकी जो है संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं और भारत भी उसमें शामिल है। यही हाल चीन का जो है स्पेस में है। तियांगतोंग अंतरिक्ष स्टेशन जो है इसका निर्माण चीन ऑलरेडी कर चुका है और वर्ष 2024 तक सीस लूनर स्पेस में चंद्रमा पर अपनी अस्थायी उपस्थिति स्थापित करने की कोशिश में चीन लगातार लगा हुआ है। अब यह तो सारी बातें हो गई कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन देखते हैं कि क्या इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ नियम कानून भी बना हुआ है। देखिए, अंतरिक्ष से संबंधित कुछ वैश्विक नियम है, चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेस की जब बात की जाएगी तो स्पेस पे किसी एक राष्ट्र का अधिकार नहीं है, इसीलिए कोई एक राष्ट्र कानून बना करके भी काम कर भी नहीं सकता है। तो जरूरत होगा क्या, वैश्विक कानून के लिए। और जब भी कोई वैश्विक कानून बनाने की बात आएगी तो विश्व के तमाम जो हितधारक देश हैं उनको एक मंच पर आकर के अपने निहित स्वार्थ को पीछे छोड़ करके एक साथ कानून बनाना पड़ेगा। तो कुछ कानून बहुत मेहनत के बाद, बहुत कोशिश के बाद वैश्विक स्तर पर इसको लेकर के तैयार किया गया। उसी में वर्ष 1967 का एक कानून है, देखिए, बाह्य अंतरिक्ष संधि, आउटर स्पेस ट्रीटी जिसे हम कहते हैं, जिसके तहत यह कहा गया कि सदस्य देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष का प्रयोग करना चाहिए। यहां ध्यान देना है कि आउटर स्पेस ट्रीटी की बात की जा रही है, तो इसके तहत सदस्य देश यानी कि जो भी देश इस संधि के तहत आते हैं उनसे यह कहा गया कि आप जो है बाह्य अंतरिक्ष का प्रयोग कीजिए, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होगा, तो शांतिपूर्ण कामों के लिए, रिसर्च के लिए कीजिए, डेवलपमेंट के लिए कीजिए, मानव की कल्याण के लिए कीजिए। आपको कुछ और आगे बढ़ करके पृथ्वी के बारे में जानना हो, स्पेस के बारे में जानने की दिलचस्पी हो, एजुकेशन के लिए, साइंस की तरक्की के लिए कीजिए, तो फिर इन सब चीज़ों में कीजिए। आप शांतिपूर्ण उद्देश्य में ये सभी चीज़ें आएंगे। वायु कक्षा में ऐसे हथियार तैनात करने पर रोक है जो जनसंहारक हो सकता है, कि वहाँ पर आप जिस तरह से बातें की जा रही है वेपनाइजेशन की, इस पर रोक लगाने की बात की गई है। चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों का उपयोग सभी देशों द्वारा विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, यह भी इस संधि के तहत कहा गया। और भारत क्या इसका देश है, तो निश्चित तौर पर भारत इस संधि का एक पक्षकार देश है, इसलिए भारत भी इस नियम कानून के तहत जितनी भी बातें की गई है उसको लगातार मानता आया है। आगे का राह क्या हो सकता है, जब हमने देखा कि स्थिति, एक तरह के कानून को हमने देख लिया, ट्रीटी को भी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्पेस में वेपनाइजेशन की बात की जा रही है, तो अब जिस दौर में हम खड़ा हैं उसके बाद आगे की क्या परिस्थिति हो सकती है। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आउटर स्पेस ट्रीटी जो है वह बहुत कारगर होता हुआ ये ट्रीटी आपको नहीं दिखेगा, तो इसको रिप्लेस करके या इसी में मॉडिफिकेशन करके जरूरत है कि एक मजबूत कानून लाया जाए जिसको लेकर के सभी देश जो हों प्रतिबद्ध रूप से काम कर सके। देखिए, मौजूदा अंतरिक्ष कानूनों को फिर से विचार किया जाना चाहिए और यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की बात की जा रही है। सभी राष्ट्रों के लिए बाह्य अंतरिक्ष तक वैध पहुंच हो, यानी कि कोई किसी को पीछे करने की कोशिश ना करे, और जैसा कि ये आउटर स्पेस ट्रीटी में कहा गया कि शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए इसका काम करे। बिना किसी भेदभाव के प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी तक पहुंच के प्रावधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दो तरह की बातें हो गई। प्रिवेंशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ वेपन इन आउटर स्पेस, PPWT, इसको आप ध्यान में रखिए, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। हुआ क्या कि जिस तरह से अंतरिक्ष में लगातार जो है वेपनाइजेशन किया जा रहा था, स्पेस वार की बात की जा रही थी, अंतरिक्ष का जो कचरा था उसको लेकर के चिंताएं बढ़ने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि
रूस और चीन द्वारा संयुक्त रूप से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसका विरोध किया गया। और विरोध किसने किया? अमेरिका और यूरोपीय देशों ने, क्योंकि ये लगातार इस तरह का काम कर रहे थे, तो इनको लगा कि हमारे मंसूबों पर इनका प्रस्ताव पानी फेर सकता है। तो इन्होंने इस प्रस्ताव का चीन और रूस के जो एक तरह से कह सकते हैं कि नेक प्रस्ताव था, अच्छा प्रस्ताव था, लेकिन उसका विरोध करते हुए नजर आए और फिर उस पर बहुत काम नहीं हो सका है। बहुत वांछित जो एक लक्ष्य की प्राप्ति थी वहां तक नहीं पहुंच पाए। अब चलते हैं कि इस टॉपिक का निष्कर्ष क्या होना चाहिए। हमने सभी मुद्दों पर बात कर लिया, लेकिन अब निष्कर्ष क्या आखिर अंततः हो सकता है? देखिए, अंतरिक्ष का अनियंत्रित एवं अविनियमित सशक्तिकरण और सैन्यीकरण जो है, न केवल अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि हम जो प्रयोग आज के दुनिया में हमारी जो जिंदगी चल रही है वह संचार के माध्यम से, नेविगेशन, प्रसारण और रिमोट सेंसिंग जैसी चीज़ों से, तो इन सभी चीज़ों को यह प्रॉब्लम में डाल सकता है। फिर समझ लीजिए हमारी आपकी ज़िंदगी कैसे हो सकती है। नागरिक अंतरिक्ष आधारित अवसंरचनात्मक सेवाओं के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। इस तरह की स्थिति अगर होती है तो हमने इस टॉपिक को पूरी तरह से डिटेल से देख लिया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि हम उस प्रश्न को चलेंगे तो आप उसका समाधान भी ढूंढ पाएंगे। जैसा कि प्रश्न में आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में कुछ कथन दिए गए थे। पहला कथन है, इस संधि के अंतर्गत चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों का उपयोग सभी देशों द्वारा विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इस तरह की बातें हैं, आपने अभी डिबेट में बात सुना ही है। यह संधि बाह्य कक्षा में जनसंहारक हथियारों की तैनाती पर रोक लगाती है, इसको ध्यान में रखना है। और भारत के संदर्भ में कि भारत इस संधि का एक पक्षकार देश है। 3 कथन है आपके सामने, आपको देखना है कि इस 3 में से कौन सही है। जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस टॉपिक पे हमने जितनी भी टॉपिक पर बात की वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।